हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलो दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में यानी भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। कल कहाँ तक हुआ था बाबू? 1773 के चार्टर एक्ट तक। उसके बाद में आपको 1813 के चार्टर एक्ट हुआ था। आज मैं बताने जा रहा हूँ कहाँ से, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, यानी 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ था। देखो, 1833 के जो चार्टर एक्ट था ना, इसके द्वारा बाबू क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या सुधार किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था ना, उसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी जनरल वर्ड जुटा। इसमें क्या होने लगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कि इसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल था ना, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अब देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किए थे। यानी सती प्रथा को समाप्त किसने किया था बाबू? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? तो 1829 में, 1829 में। ठीक है, अब देखो, 1853 के चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या हुआ था कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। यानी विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किया गया था। तो पूछता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय विधान परिषद की स्थापना हुआ था? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। कौन सा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, अच्छा, और क्या हुआ था बाबू? तो देखो, 18 भारत शासन अधिनियम 1858। अब अगला कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1858। इसके द्वारा क्या किया गया था कि भारत के गवर्नर जो जनरल था ना, भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो पूछता है क्वेश्चन, कैसे पूछता है कि बताओ कि भारत का प्रथम वायसराय किस अधिनियम से भारत के, सॉरी, बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, भारत का वायसराय कहा जाने लगा? तो भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का वायसराय। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय कौन बन गए? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, वो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बना प्रथम। अब भारत का वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की क्रांति किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। कोई डाउट? 1857 की क्रांति को देखकर ख्याल आया कि 1857 के क्रांति में किसको सर्वप्रथम मारा गया था गोली? कर्नल फिनिश को। कर्नल फिनिश को। आज सेना का मुख्यालय कहाँ था? 1857 के क्रांति के समय सेना का मुख्यालय कहाँ था? सेना का शिमला। ठीक है, सेना का मुख्यालय शिमला था। और जबकि तोपखाना वगैरह ये सब कहाँ था? मेरठ में। तोपखाना के मुख्यालय कहाँ था? मेरठ में। बहुत सुंदर, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। यानी भारत के जो शासन था वह ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? तब भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। और 1858 को देखकर ये चीज याद आना चाहिए कि 1858 के अधिनियम के द्वारा ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका पूरा के पूरा अस्तित्व समाप्त हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बात करें तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। भारत में कंपनियों का अगर कहेगा कि स्थापना बताओ तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था?
तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1498 में। 1400 कहीं के वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत कब आया था? 1498 में। ठीक है। उसके बाद में दोबारा वास्को डी गामा कब आया था भारत में? 1502 में। 1502 में। अच्छा बताओ तो, एगो क्वेश्चन है कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? प्रथम तो हो गया ये वास्को डी गामा, दूसरा वाक मेन संघ हर्षवर्धन के समय में आया था। वो कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। ठीक है, वो बात नहीं है। ये है कि दूसरा आने वाला पुर्तगाली कौन था? तो पेड्रा अल्वरेज। ठीक है, पेड्रा अल्वरेज यह दूसरा भारत आने वाला पुर्तगाली था। ठीक है। अब देखो, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया। यानी भारत सरकार अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम 1858 था, इसके तहत क्या किया गया था कि भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके द्वारा क्या किया गया था कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुआ था। यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्या किया गया था कि कोई भी कानून अगर बनाता था अंग्रेज, ठीक है, तो उसमें भारतीय को भी शामिल करने की शुरुआत हुआ था कि कोई भी कानून पारित होगा तो उसमें उस कमेटी का सदस्य के रूप में भारतीय को भी बुलाया जाता था। ठीक है, यानी कब? भारत परिषद अधिनियम 1861। अब भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत क्या किया गया था कि भारत के राज्य सचिव का पद और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? अब देखो, इसी में क्या हुआ था कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में ही मद्रास एवं बम्बई के प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरुआत हुआ था बाबू? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। यानी भारत परिषद जो अधिनियम 1892 आया ना, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो सवाल सीधा सा पूछता है कि बताओ कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने की तथा सरकार के 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यह बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय को, ठीक है, वार्षिक जो बजट पेश होता था, जो बजट अंग्रेज पेश करता था, जैसे आज भी भारत में बजट पेश होता है ना, तो उस समय भी बजट पेश होता था, तो वार्षिक बजट पर बहस करने की अनुमति कब दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1900, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। ठीक है। और कोई भी नोटिस निकलता था ना, तो नोटिस निकलने से 6 दिन पूर्व उस नोटिस के खिलाफ प्रश्न पूछने की आजादी मिल गया। किसको? भारतीय को। तुमको क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो तुमको 1861 के जो अधिनियम था, कौन सा? 1861 के अधिनियम था, उसमें मिल गया कि बहस करने के, ये 1861 के अधिनियम में भारतीय को कोई भी चीज में शामिल होने के, कोई भी वो लोग पारित करता था अधिनियम, तो उसमें शामिल करने की आजादी मिल गया। 1892 के अधिनियम में क्या हो गया कि वार्षिक बजट पर बहस करने की अनुमति मिल गया। देखो धीरे धीरे कैसे कैसे भारतीय का हिस्सा मिल रहा है। ठीक है। इससे यह सीख मिलता है कि हमारे भारत के आजादी के प्रति हम लोग धीरे धीरे कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है। पहले तो स्टार्ट में कोई पूछता नहीं था। हुआ क्या कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम में शामिल करने लगा भारतीय को। उसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से वार्षिक जो बजट प्रस्तुत होता था उस पर बहस करने की अनुमति की। इतना कैसे, इतना चीज पर इतना कैसे खर्च होगा, जो आज के विपक्षी रोल निभाता है, वही बहस करने की अनुमति मिल गया।
अच्छा, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया 1892 के अधिनियम से। ठीक है, इसके बाद में क्या हो गया कि भारत परिषद अधिनियम देखो, और 1892 की एक और चीज है कि सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ 1892 के अधिनियम से ही शुरू हो गया था। ठीक है, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ। अब ध्यान से सुनना, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 बहुत भी है, इसी को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। उस समय भारत में कौन था? मिंटो। भारत में कौन था? लॉर्ड मिंटो। इंग्लैंड में कौन था? मार्ले, लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले। तो मिंटो कैसे याद रखेंगे कि भारत में कौन था? तो मंटू नाम कहाँ होता है? हमने इंडिया में होता है ना, तो मिंटो याद रखना। यानी लॉर्ड मिंटो कहाँ था? भारत में शासन कर रहा था उस समय। ठीक है, गवर्नर था। अंग्रेज कौन था बाबू? तो मिंटो कहाँ था बाबू? भारत में। और मार्ले कहाँ था? इंग्लैंड में। तो दोनों के मिल के यह कानून बनाया गया था, मार्ले मिंटो सुधार। इसी को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या बिंदु ध्यान देना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को। काहे कि क्या कर दिया था कि मुस्लिम के लिए अलग मतदान मुस्लिम करेगा और हिंदू के लिए हिंदू अपना मतदान करेगा। बांट दिया। क्या कर दिया? बांट दिया। समझ में आ गया ना? तो सांप्रदायिक ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को। अब मार्ले मिंटो सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में? तो इसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। यही चीज इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पेपर में पूछा है, याद रखना। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसमें क्या किया गया था कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गया था। यानी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किसमें अपनाया गया था बाबू? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। ठीक है, और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। सबसे सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनना। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में बाबू क्या हुआ कि भारत में केवल हिंदू और मुस्लिम पर विभाजन हुआ। आज जो 1919 के भारत शासन अधिनियम आया ना, जिसको क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसमें क्या कर दिया गया कि अब सिख के अपना अलग निर्वाचन होगा। यानी सिख का सिख चयन करेगा, सिख धर्म वाला, ईसाई का ईसाई चयन करेगा, आंग्ल भारतीयों को आंग्ल भारतीय वोट करेगा और यूरोपियों को यूरोपीय लोग मतदान करेगा। अलग अलग बांट दिया अब यहाँ पर पूरा के पूरा। समझ में आ गया ना? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919। तो पेपर में कैसे पूछता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित हुआ था? तो 1919 में। इसके द्वारा क्या किया गया था? तो इसके द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था। इसमें ईसाई धर्म ईसाई को चुनता था, सिख धर्म वाले अपने सिख धर्म के नेता को चुनते थे। यानी सभी धर्मों में विभाजन हो गया था। समझ में आ गया ना? चलिए देखिएगा, और देखो इसमें क्या हुआ था कि भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित किया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। इस अधिनियम के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। ठीक है, तो पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया था। अब देखो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। भारत का लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि संविधान का लगभग 40 to 45% यहीं से लिया गया है। कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, इसमें भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना किया गया था। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में एक संघात्मक सरकार की व्यवस्था किया गया था, स्थापना किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली
लागू किया गया था। यानी प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में लेकिन प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1919 से। भारत शासन अधिनियम 1919, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। लेकिन समाप्त कब कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था बाबू? तो 1935 में। डेट पूछता है कि कब? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो यंग हिल्टन। सॉरी, आरबीआई के नहीं, सॉरी, कौन है? आरबीआई के बाबू ध्यान से सुनना। आरबीआई के जो क्या बोलते हैं स्थापना हुआ था, वह किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुआ था। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 के। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से इसका वही 1934-35 के अधिनियम से क्या हुआ था? आरबीआई की स्थापना हुआ था। ठीक है, इसे 1934 याद रखना, 1934 के अधिनियम से। आरबीआई के फुल फॉर्म क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एकमात्र भारत का केंद्रीय बैंक, एकमात्र भारत का केंद्रीय बैंक। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। और देखो, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया था। ठीक है, किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही क्या किया गया था? 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही 1936 में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। म्यांमार जिसको आज कहते हो, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, उसका राजधानी रंगून हुआ करता था। आज म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नई पेई था। मुद्रा के नाम पूछ देगा तो क्यात मुद्रा, क्यात ना। सबसे लंबी नदी कौन है? इरावती नदी। कोई दिक्कत है? म्यांमार से सीमा साझा करने वाला भारत के 4 राज्य, भारत के कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। समझ में आ गया? 4 राज्य कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कोई दिक्कत? और 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 1643 किलोमीटर। अंडमान निकोबार से कुकू जल संधि द्वारा, ठीक है, कुकू जल संधि द्वारा अलग होता है। कुक जल संधि अलग है, वो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य कुक जल संधि है। एक कुकू जल संधि है, ठीक, म्यांमार को अलग करता है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। चलो, इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। कब? बर्मा कब अलग हुआ था बाबू? 1936 में। लेकिन अधिनियम पूछ देगा तो 1937 में इसी अधिनियम यानी 1935 के अधिनियम से ही 1936 में बर्मा को अलग कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। यानी कुछ प्रांत में द्विसदनात्मक प्रणाली लागू किया गया। ठीक है। अच्छा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पेपर में कई बार पूछा है। जेबी कृपलानी ना। कोई डाउट? चलो बाबू, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलो बाबू, अब संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया कि कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ। देखो, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में
रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। 1934 में रांची में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने भारतीयों की ओर से संविधान सभा के निर्माण की मांग किया गया था। अब स्वराज्य पार्टी का नाम आ रहा है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना किए थे। कब बाबू? 1923 में। ठीक है। कह रहा है कि स्वराज्य पार्टी की ओर से 1934 में रांची में वहां पर संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई थी। 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। एम.एन. राय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि के लिए कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। ध्यान से सुनना, फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था बाबू? तो 1936 में। ऐसे 1937 के जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वह गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था। 1937 में गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन कौन था? तो फैजपुर। अब फैजपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था बाबू? तो महाराष्ट्र में फैजपुर जगह है, वहीं पर एक गांव में हुआ था अधिवेशन। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वह फैजपुर अधिवेशन था 1937 में। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सुनो। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। यानी संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा किया गया था। तो देखो, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। ये भी पेपर में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है कि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो 1942 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि के निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। यानी इसमें क्या किया गया था कि प्रतिनिधि के निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। कहा कि संविधान सभा के निर्माण के लिए क्या होगा? चुनाव होगा। ठीक है, और उसमें सभी प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचन होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। यानी प्रांत के प्रतिनिधित्व किस आधार पर? तो जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। एक प्रतिनिधित्व माने एक आदमी होंगे, जैसे आज विधायक होते हैं ना विधानसभा में, उसी तरीका से एक विधायक जो होगा या एक सांसद जो होगा वह प्रति 10 लाख व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति होगा। ठीक है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित किया गया था। कितनी बार पेपर में पूछा है कि संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या कितना निर्धारित किया गया था? 389। इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, यानी ब्रिटिश भारत को 296 सीटें मिला था और 93 सीटें देसी रियासतों को। देसी रियासत माने जैसे बताओ, जम्मू कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया था भारत में। जम्मू कश्मीर को किस माध्यम से? विलय पत्र को। बताओ, हैदराबाद को लाठीचार्ज के द्वारा हैदराबाद को, तो सब देसी रियासत था। जूनागढ़ जनमत संग्रह, जूनागढ़ जनमत संग्रह, तो ये सब देसी रियासत था। ये सब के लिए 92 सीटें निर्धारित किया गया था। तो पूछता है भारत, पूछता है पेपर में, पूछता है भारत नहीं, पूछता है पेपर में, पूछता है पेपर में कि ब्रिटिश भारत को कितने सीटें? तो 296। और देसी रियासतों के लिए कितने सीटें बाबू? तो 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित किया गया था। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य चुनाव आयुक्तों के प्रांतों से किया गया था। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 मिला। कांग्रेस को 208 जीता था। मुस्लिम लीग ने 73 जीता तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। ठीक है। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यानी जो संविधान सभा था मुख्यतः अप्रत्यक्ष चुनाव का क्या था?
परिणाम था। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यानी जो निर्वाचन हुआ था वह वयस्क मताधिकार पर आधारित ना। ठीक है, अब देखो अभी जो निर्वाचन होता है वह किस आधार पर होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी इसमें 18 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए आपको वोटिंग के लिए। अच्छा जी, संविधान सभा मुख्यतः ये तो हो गया। 1935 के अधिनियम के आधार पर मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था, यानी जो मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, जिसमें 207 सदस्यों थे। 207 सदस्यों में 9 महिलाएं थी। 9 तो पूछता है पेपर में कैसे कि जो प्रथम संविधान सभा के बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उस समय नहीं, अभी तो रुको, उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तब 9। कितना थी? 9। ठीक है, और 207 सदस्य भाग लिए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या हुआ? चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो की प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग भारत के एक संप्रभुत्व संपन्न और गणतांत्रिक राज्य बनाना चाहते हैं। तो ये जो प्रस्तावना है बाबू, वह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये भी पेपर में बहुत बार पूछता है। ठीक है, और 22 जनवरी ना, 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया था? पूर्णतः लागू हो गया था, यानी जो ये प्रस्तावना है ना, वह पूर्ण रूप से इसको मान लिया गया। ठीक है, अच्छा, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत हुआ था? तो 3 जून 1947 को। 3 जून माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया था? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा ही, लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत का विभाजन किया था। समझ में आ गया? बंटवारा माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 के तहत। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, यानी 200 कितना था स्टार्ट में? 389 से 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान सभा के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। यानी संविधान के निर्माण होने में बाबू कुल कितना दिन? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुआ था, यानी संविधान निर्माण के लिए कितना अधिवेशन हुआ था? 11 दिन। कुल अवधि कितना लगा था? 11 अधिवेशन करने में 165 दिन लगा था। इस पर बहस कितने दिन चला था? तो 114 दिन। 114 दिन इसके प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए बहस चला था। कितने दिन? 114 दिन। ठीक है, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। अब पूछता है कितने बार कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूर्णतः लागू कब किया गया था संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, काहे 26 जनवरी? कहें कि देखो इसका कहानी पीछे चलते हैं। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने गए रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था। तो वहां पर झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पर। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसलिए उस डेट को याद रखने के लिए, ध्यान से सुनना, सारा मसला 26 नवंबर 1949 को तैयार था। चाहते तो उस दिन लागू भी हो जाता, लेकिन अब हुआ कि कुछ दिन और वेट कर लिया जाए, ताकि वो मेरा जो दिन है वो हमेशा के लिए याद रहे। समझ में आ गया ना?
जोरावी नदी के तट पर हम लोग भा रहे थे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए थे 26 जनवरी 1930 को। तब क्या किया गया था कि रोक दिया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो कितने बार पूछता है कि बी.एन. राव को संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। सलाहकार माने कोई चीज, कौन सा चीज गलत हो रहा है, कौन सा चीज सही हो रहा है, उस पर विचार विमर्श देना, ये सब सारा चीज देख रेख करने के लिए बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया। भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ये पेपर में कई बार पूछता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 संविधान सभा में। और वो जो प्रथम बार बैठक हुआ था ना, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था, उसमें महिला सदस्यों की संख्या 7 थी। बात समझ में आ गया ना? 9 ना, यानी महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 9। ठीक है, यानी 9 दिसंबर को हुआ था, उसमें महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। अब कितना था? संविधान सभा जब बनकर तैयार हो गया तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तो यह पेपर में कई बार पूछा है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ग्रेनविल अंग्रेज था जिसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। वो टिप्पणी किया था अपना। तो यह पूछता है कैसे कि किसने कहा था कि इसका कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? तो ग्रेनविल ऑस्टिन। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो पूछता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। मुस्लिम लीग के सदस्य, उन लोग का सीधा का नाम था कि हमको चाहिए अलग देश, अलग देश। हालांकि उनमें शामिल होने के लिए विकल्प खुला गया था, उनको बुलाया गया था कि आप आ सकते हैं, लेकिन वो आए नहीं। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया।